कि वो ब्रेक हो गया, उस सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस मकसद के लिए हम लोगों ने सहारा लिया किसका, मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन का। मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन क्या होती है, दो क्लम्प से होते हैं, उनके दरमियान में मटेरियल को लगा दिया, वायर लगा दी जाती है और उसे खींचना शुरू कर देती है दोनों एंड से। वो वायर आहिस्ता आहिस्ता टाइट होती जाएगी, स्ट्रेच होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जब वो ब्रेक हो जाएगी। उस मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन की मदद से हमने शुरू किया, फोर्स लगाना शुरू की। देखने में ये चीज आई कि इनिशियल पोजीशन पोजीशन तक पहुंचने की जाए के ऊपर हमने, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन, ये पॉइंट ओ। ऑब्जर्वेशन में ये चीज आई कि इस पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट ए तक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या, कि इस इंटरवल में इन रीजन ओ ए हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस रीजन को नाम दिया गया किसका, दैट इज सिग्मा पी, कहा इसे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। यानी जितनी स्ट्रेस लगा रही हो, स्ट्रेन भी उतनी ज्यादा पैदा हो रही है, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही इस पॉइंट से आगे गए, अब ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी आप कहते हो ना कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। ये जो पॉइंट बी आया, इस पॉइंट बी पे अगर आप देखो तो ए से बी तक इन रीजन ए बी, अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होने का मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका मतलब है इस रीजन में हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इस पॉइंट को नाम दिया हमने किसका, दैट इज इलास्टिक लिमिट का पॉइंट, या इसे यील्ड पॉइंट कहा। यानी ये वो पॉइंट कि जिस पॉइंट तक आप बॉडी को डिफॉर्म करके उसमें से फोर्स रिमूव करोगे, बॉडी रीगेन कर लेगा दोबारा कहाँ पे, अपनी इनिशियल पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे जो एक पॉइंट आपके जहन में रखने वाला है वो ये याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप खोजिए कि ठीक है इलास्टिक लिमिट तक तो हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है, नहीं, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ये टोटल इलास्टिक ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट है, और इस पॉइंट बी के अंदर अंदर इस रीजन तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट बी तक अगर आप फोर्स को रिमूव कर दोगे तो बॉडी के पास एबिलिटी होगी कि वो बॉडी वापस कहां पे आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। यानी मैं कह सकता हूं टिल पॉइंट बी बॉडी इज इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब ठीक है, बॉडी में डिफॉर्मेशन आई लेकिन टेम्परेरी डिफॉर्मेशन थी। जैसे ही आप इस पॉइंट बी को क्रॉस किया, आपने मजीद फोर्स बढ़ा दी, आपने पॉइंट बी को क्रॉस किया,
जैसे ही पॉइंट बी को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, बॉडी में जो चेंज आ रहा था वो इलास्टिक था, लेकिन जैसे ही पॉइंट बी को क्रॉस किया बॉडी में परमानेंट चेंज आ गया। यानी अब फोर्स रिमूव करने से बॉडी वापस अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं करेगा। इन रीजन BC permanently change in the body, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। और इस रीजन को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी, या इस रीजन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। यानी इस इंटरवल में आप बॉडी से फोर्स रिमूव भी कर दोगे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कभी भी नहीं आएगा। यानी उसके एटम्स परमानेंटली चेंज हो गए। अब जाहिर बात है, जब परमानेंटली चेंज हो गए आप मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते जाओगे, फोर्स अप्लाई करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉडी मैक्सिमम बियर करेगा, मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकेगा अपनी हालत को बरकरार रखते हुए। या बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरह दिया करता हूँ, एक चेयर पड़ी हुई, आप चेयर के ऊपर वजन रखते गए, रखते गए, रखते गए, रखते गए, ढेर लगाते गए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बर्दाश्त करने की सलाहियत क्या होती रहेगी, कम। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो मैक्सिमम बर्दाश्त करेगा अपनी हालत को बरकरार रखते हुए, जैसे ही वजन उससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो एक मटेरियल बियर करेगा, कहां पे, अपनी हालत को बरकरार रखते हुए, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, UTS इसे बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन बियर, एक मटेरियल क्या कर सकता है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड UTS। जैसे ही इस UTS से ज्यादा होगा तो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, पॉइंट डी पे पहुंचोगे, और उस वक्त जो स्ट्रेस होती है दैट इज फ्रैक्चर स्ट्रेस। और याद रखिएगा जो फ्रैक्चर स्ट्रेस होती है वो UTS से हमेशा कम हुआ करती है। समझ रही बात की। अब यहां पे आप देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, बॉडी पड़ा हुआ था, ये इसका एंडिंग पॉइंट आ गया, बॉडी टूट गया। इस इंटरवल में बॉडी में चेंज कितना आया आपके सामने है, ठीक है। पहले बॉडी में लीनियर डिफॉर्मेशन आई, उसके बाद बॉडी में नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन हुई, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर थी, फोर्स रिमूव करोगे बॉडी वापस आ जाएगा। मतलब फर्दर फोर्स बढ़ाई तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसे ही पॉइंट सी पे पहुंचे, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन प्लास्टिसिटी होगी, जैसे ही फर्दर इंक्रीज करते गए पॉइंट सी पे पहुंचे, बॉडी ने मैक्सिमम बियर किया, और जैसे ही पॉइंट सी से बढ़े आप तो क्या हो गया, आगे गए, बॉडी फ्रैक्चर हो गया। यानी स्टार्टिंग से टूटने तक बॉडी में हम ये नहीं कहते कि ठीक है जी खींचा बॉडी को तोड़ दिया, नहीं, बल्कि क्या हुआ उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। पहले लीनियर है, पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, फिर कहीं जाके बॉडी ब्रेक हो गया। तो इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हम लोग मटेरियल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जी कितनी है, नंबर 1 डक्टाइल। और डक्टाइल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल दे शो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आफ्टर इलास्टिक लिमिट
ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं इलास्टिक लिमिट के बाद। और नंबर 2 ब्रिटल। तो ब्रिटल में क्या आ जाते हैं? दे ब्रेक just after the इलास्टिक लिमिट। यानी जो इलास्टिक लिमिट के बाद डायरेक्ट टूट जाए, यानी क्या हो, दे नेवर शो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। याद रखिएगा, कोई चीज जितनी हार्ड होती जाएगी ना, उसकी ब्रिटलनेस उतनी ज्यादा होती जाएगी। आयरन इज अ डक्टाइल मटेरियल, फोर्स लगाओगे टूटने से पहले बेंड हो जाएगा, परमानेंट शेप में आ जाएगा। ग्लास इज अ ब्रिटल, डिफॉर्म नहीं होता, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आती, डायरेक्ट ब्रेक ही होता है, टूटता ही है। समझ आ गई बात की? जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना डक्टाइल मटेरियल का, तो डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है। यानी ये ऐसे, यहां पे स्ट्रेस आ गई, यहां पे स्ट्रेन। ये किसका था? डक्टाइल का। जब हम लोग ब्रिटल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ब्रिटल का ग्राफ ऐसे बनता है, स्ट्रेट और एकदम से बेंड हो गया। यानी इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आई, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आई, बल्कि सडनली ब्रेक हो गया। ये डक्टाइल का है, ब्रिटल का। ठीक है। और एक थर्ड वन ग्राफ बनता है इस तरह का। ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। ये ग्राफ होता है किसका? पॉलीमर सॉलिड का। ये किसका है? डक्टाइल। और ये किसका है? ब्रिटल। ठीक है जी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे सॉलिड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? 2 कैटेगरीज है। कौन कौन सी जी? नंबर 1 डक्टाइल मटेरियल, जो टूटने से पहले किसी परमानेंट शेप में आ जाएंगे। एंड नंबर 2 ब्रिटल, जो डायरेक्ट ही ब्रेक होंगे, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक रीजन उसमें नहीं आता, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आती, बल्कि डायरेक्ट ब्रेक ही हो जाते हैं। ठीक है जी। सर ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस बताया तो ऑफ? है आपको, बताया तो है आपको। आवाज कट गई थी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। याद रखिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जब आप फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी कैसा बिहेव कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी में कैसी बिहेव, बॉडी कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, उसमें 2 देखी हम लोगों ने, कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में टूटने से पहले परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, और दूसरे नंबर पे फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आती, जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट ब्रेक हो जाता है। दैट इज डक्टाइल एंड ब्रिटल। तो ये जो आपने ग्राफ में इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, इसमें हुक्स का हम्म। कौन से पॉइंट, इसमें हुक्स का कौन से पॉइंट तक एप्लीकेबल होगा? हुक्स हुक्स ला सिर्फ यहां तक एप्लीकेबल होगा, और जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, इस पॉइंट तक, ओ से लेके ए तक। और मजे की बात, अच्छा चलें ये भी देख लीजिएगा एक पॉइंट मजीद, कि अगर आप इस पॉइंट पे इस ग्राफ की मदद से इलास्टिक मॉडुलस अप्लाई कर फाइंड आउट करना चाहो, तो आप कहां तक का रीजन इस्तेमाल करोगे इलास्टिक मॉडुलस मालूम करने के लिए? जी बताइएगा मुझे। ए तक।
जी पॉइंट ए तक, ओ से ए तक, क्योंकि ग्राफ यहाँ तक ही स्ट्रेट लाइन बन रहा है आपके पास। जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा वहां तक ही आप यूज करोगे इसे। इज इट जी क्लियर? आगे बी तक भी तो इलास्टिक के अंदर ही है ना? इलास्टिक लिमिट है, मैंने आपको पहले बताया कि हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर तक, मैंने ये नहीं कहा कि इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट के अंदर यहां तक एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन मटेरियल को यहां तक छोड़ने से वापस आ जाता था। तो जहां तक ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, हुक्स लॉ हमेशा वहां तक एप्लीकेबल होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बताया कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक कर लो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक अप्लाई होगा, नहीं। इलास्टिक लिमिट, मैं कहता हूँ जी, अच्छा आप एग्जांपल इस तरह कह देते हैं जी कि मैं कहता हूँ जी इलास्टिक लिमिट 5 मीटर तक है और हुक्स लॉ 5 मीटर के अंदर अंदर अप्लाई होना है, तो वो 1 मीटर तक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 तक भी हो सकता है तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा वहां तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है? क्लियर हो गया जी? इसका स्क्रीनशॉट ले सर लीजिएगा जी। सर जो पॉइंट डी है वो पॉइंट सी के पॉइंट, फौरन बाद आ जाना चाहिए। पॉइंट डी, हाँ मतलब यहां तक तो मैक्सिमम बियर कर गया ना, उसके बाद ब्रेक है, वो फौरन बाद भी आ सकता है, इसके बाद वाले रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, वो तो बुक में वैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर बुक में देखो तो उसने कहीं पे भी पॉइंट शो नहीं किया हुआ, उसने सिर्फ ग्राफ ऐसे बना दिया हुआ। चले ऐसे कर लो, यानी पॉइंट सी के बाद वो टूट जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म मटेरियल। सर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो था उसकी स्लोप इलास्टिक मॉडुलस के बारे में बताती है ना, तो एरिया जी किसके बारे में बिल्कुल, बताता है? एरिया किसके बारे में? अभी मैं आ रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ एरिया पे, जी सर। अभी 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 एरिया पे आ रहा हूँ मैं, सर ठीक जो है? पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं इन पे इलास्टिक लिमिट अप्लाई हो रही है, यानी हुक्स किस लॉ? पे? नहीं, ग्राफ देखो, ग्राफ बन रहा है किसी किस्म का, स्ट्रेट लाइन कहीं पे बन रहा होगा, जिस रीजन में चाहे वो बिल्कुल थोड़ा सा भी बन रहा होगा ना, तो आप कह सकते हो कि वहां तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। वो बड़ा छोटा भी हो सकता है, मुमकिन है कि यहां से लेके जस्ट यहां तक हो, ठीक है? तो जिस रीजन तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा वहां पे एप्लीकेबल होगा। चले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। बात कर रहा हूं आगे स्ट्रेन एनर्जी पे। आप लोगों को टेस्ट के बारे में बताया सर ने कि कब से कोई स्टार्ट हो रहे हैं कि कोई नहीं बताया अभी? तो पहले सर ने कहा था कि ट्यूसडे को शायद स्टार्ट हो, उसके बाद कंफर्म नहीं बताया। मतलब जो ट्यूसडे गुजर गया या जो आना है? जो आना है। ठीक है। बाकी के सिलेबस की क्या सूरत हाल है? मतलब फर्स्ट ईयर का सिलेबस सारों का खत्म हो गया हुआ है? जी सर खत्म हो गया। सेकंड ईयर कहाँ तक पहुंची? बायो का तो कल सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया था और केमिस्ट्री के थोड़े से रह गए हैं चैप्टर्स। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स तकरीबन साथ साथ ही हैं, थोड़े थोड़ी रह गए। जी सर। चले, स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म मटेरियल। अच्छा, डीफॉर्म का मतलब शक्ल का बिगड़ जाना। किसी भी बॉडी में उसकी शक्ल के बिगाड़ की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है ना, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। यानी किसी भी बॉडी में जब आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स की वजह से उस बॉडी की शेप में चेंज आए, और उस शेप में चेंज आने से उस बॉडी में जो वर्क करने की एबिलिटी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रिंग को खींचते हो उसमें एनर्जी आ जाती है, गोलेल के रबर को खींचते हो
उसमें एनर्जी की सारी क्या है हमारे पास, स्ट्रेन एनर्जी है। अब स्ट्रेन एनर्जी किसी डक्टाइल मटेरियल की अगर हम लोग मालूम करना चाहें तो फर्ज किया फोर्स और फोर्स की वजह से बॉडी में पैदा होने वाली एक्सटेंशन, इनके दरमियान जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये चीज, ये ग्राफ ऐसा बन गया। यहां पे मेरे पास फोर्स आ गई और यहां पे मेरे पास क्या चीज आ गई, एक्सटेंशन, डेल्टा एल कह लो। अगर मैं किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैं मालूम करना चाहता हूं कि मैंने कितना वर्क किया, इसमें एक्सटेंशन, बल्कि इधर एक्सटेंशन, मैं चाहता हूं जी कि मैंने फोर्स अप्लाई करने से इस बॉडी में एक्सटेंशन पैदा की कितनी, डेल्टा एल। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि मैंने कितना वर्क किया। वर्क करने से क्या मुराद, जाहिर बात है कि आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो, उस पर फोर्स लगाते हो, वो डिस्प्लेस होते हैं, आप उस पर वर्क करते हो। मैं कहता हूं कि एक बॉडी इस पॉइंट पे पहुंचे, हम लोग इस पॉइंट को ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह दो, कि जी इस पॉइंट बी तक बॉडी में एक्सटेंशन पैदा करने के लिए मैंने फोर्स एफ अप्लाई की और मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ी ताकि मैं उस बॉडी में एफ फोर्स अप्लाई करके डेल्टा एल एक्सटेंशन पैदा कर दूं। तो उसके लिए हमारे पास था कि अगर मैं इस ग्राफ का एरिया मालूम कर लूं, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस है ना, तो फोर्स डिस्टेंस ग्राफ का एरिया हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी है जी, ओ ए बी। और एरिया, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 बेस कितनी है, डेल्टा एल इंटू एफ, यानी 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। कितना वर्क आपने किया उस बॉडी के ऊपर, क्या करने के लिए, एफ फोर्स अप्लाई करके उसमें डेल्टा एल एक्सटेंशन पैदा करने के लिए। अब यही वर्क स्टोर हो जाएगा किस में, उस बॉडी में एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कह सकता हूं मैं, दिस वर्क will store in the body as elastic potential energy। यानी फिर मैं कह सकता हूं कि एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इस फार्मूला को मॉडिफाई करें। वी नो दैट और वो क्या आ जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा था ना, यंग्स मॉडुलस एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर एल, यानी y इक्वल्स टू एफ इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल। यहां पे दो ही पैरामीटर्स हैं, फोर्स और एक्सटेंशन। ठीक है, अब मैं पहले इन टर्म ऑफ एक्सटेंशन फोर्स को एलिमिनेट करता हूं इस फार्मूला में से, यानी अगर मैं एफ को अलग करूं तो क्या बन जाएगा, वाई ए डेल्टा एल ओवर एल, इसे 1 कह दो, पुट इट इन 1, तो एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 वाई ए डेल्टा एल ओवर एल इंटू डेल्टा एल, यानी क्या आ जाएगा, वाई ए
डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल। नाउ इस फार्मूला से मैं डेल्टा एल को अलग कर लूं। ये मैंने फार्मूला बना लिया जब मैंने फोर्स को एलिमिनेट किया इन टर्म ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, नाउ अगर मैं यहां से डेल्टा एल को सेपरेट कर लूं तो डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा? एफ एल ओवर ए वाई। पुट इट इन वन, तो एनर्जी क्या बन जाएगी मेरे पास? जरा देखिएगा, एनर्जी क्या बन जाएगी? 1/2 एफ, डेल्टा एल की जगह क्या लिख दोगे? एफ एल ओवर ए वाई, दैट इज एफ स्क्वायर एल ओवर 2ay। अब यहां पे मैंने एक्सटेंशन को एलिमिनेट कर दिया, तो ये दो भी एनर्जी का फार्मूला हो सकते हैं। ठीक है, इससे आगे अगर हम लोग चलें, अच्छा याद रखिएगा कि यहां तक अगर मैं बात करूं ना, यहां तक देखिएगा अगर आप लोग, तो ये मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हूं, मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हूं। मैंने बॉडी पे फोर्स अप्लाई की, बॉडी डिफॉर्म हुआ, मैंने वर्क किया, वो बॉडी में एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। अब चूंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जैसे ही मैं फोर्स रिमूव करूंगा वो बॉडी रिगेन करेगा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। इसका मतलब है जितनी एनर्जी दे के मैं उसे डिफॉर्म कर गया था, जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो वो उतनी ही एनर्जी आपको रिटर्न कर देगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल कहाँ पे, कि आप वो गुलेल की बात करते हो, आपने खींचा उसे, इसका मतलब है आपने उस पर वर्क किया, जैसे ही स्टोन को छोड़ोगे वो आपका वर्क अपीयर हो जाएगा स्टोन की काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई बात की? मुझे बताइएगा क्या आपको बोर्ड और क्लियर नजर आ रहा है? जी सर, क्लियर है। और आवाज भी क्लियर सुनाई दे रही है? जी सर। चले ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट के अंदर यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी तो जितना वर्क आपने किया होगा डिफॉर्म करने के लिए, जब बॉडी पे से फोर्स रिमूव करोगे वो उतना ही वर्क आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन फर्ज करो कि आप बॉडी को इतना डिफॉर्म कर गए कि बॉडी परमानेंट चेंज हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि अब फोर्स रिमूव करने से बॉडी आपको एनर्जी रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि जितना वर्क आपने किया उसके ऊपर उसे परमानेंट डिफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी कंज्यूम होगी उसके पार्टिकल्स को परमानेंटली चेंज करने के लिए, ताकि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ सके। और याद रखिएगा, जब भी आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए डिफॉर्म कर रहे होते हो, ताकि फोर्स रिमूव करने से वो जितनी एनर्जी आपने बॉडी को दी है वो उतनी एनर्जी आपको रिटर्न कर दे। ठीक है, अब आप लोगों ने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा, सर एनर्जी। यहाँ पे इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट होगा या जहाँ तक? जी, इलास्टिक लिमिट के अंदर भी हो सकता है, इलास्टिक लिमिट तक भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी ने रिटर्न करना है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। अच्छा, एनर्जी का फार्मूला ये, अब जरा देखिएगा, इससे मैं इस तरह लिख सकता हूं 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल, मैंने दोनों तरफ वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया। ये क्या चीज बन जाएगी? एनर्जी डेंसिटी। 1/2 ऐसे लिख लो, इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ही होता है ना, 1/2, फिर इसे इस तरह भी लिख सकता हूं एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर एल। तो एफ ओवर ए तो क्या होता है? स्ट्रेस, और डेल्टा एल ओवर एल स्ट्रेन, यानी 1/2 सिग्मा इंटू वी, एनर्जी डेंसिटी। और अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करो स्ट्रेस और स्ट्रेन,
ये ग्राफ बना। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप बराबर है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस, और एरिया किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया हमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। क्लियर हो गया? ग्राफ की स्लोप हमें किस चीज के बारे में देती है इंफॉर्मेशन, इलास्टिक मॉडुलस के बारे में, और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया हमें इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में देता है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो ये अभी जो क्वेश्चन था कि सर एरिया किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो वो आपके सामने आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। सर ये जो पुटिन इक्वेशन नंबर 1 किया हमने, तो इसमें 1/2 आएगा फाइनल फॉर्म में। 1/2 क्या क्या हो गया? 1/2 है ना, 2 नहीं आपकी लिखा। आवाज सही, यहाँ पे 2 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे रेज कर रहा हूं। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा, एनर्जी डेंसिटी के कुछ फार्मूलाज बनाएंगे हम लोग, कुछ रिलेशंस बनाते हैं। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने एज एनर्जी डेंसिटी वन ओवर टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। नाउ हमें यह भी पता है कि y इक्वल्स टू सिग्मा ओवर यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगी, देन एनर्जी डेंसिटी का एक फार्मूला ये भी बन सकता है, एनर्जी डेंसिटी 1/2 y इंटू ई इंटू ई 1/2 y ई स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं y ओवर सिग्मा ओवर y। ठीक है, देन एनर्जी डेंसिटी का क्या फार्मूला बनेगा, तब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा 1/2 सिग्मा सिग्मा ओवर y, दैट इज 1/2 सिग्मा स्क्वायर ओवर y। ठीक है जी, तो यहां पे पहुंच के हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, इलेक्ट्रिकल कह रहा हूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब जो बात करनी है हम लोगों ने, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आप लोगों ने पढ़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, डक्टाइल और ब्रिटल। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1
insulators, number 2 conductors, and number 3 semiconductors. अब ये तीनों कैटेगराइजेशन इनकी कंडक्टिविटी की बेस पे है। इंसुलेटर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, इनकी कंडक्टिविटी 10 रेज टू पावर -20 टू 10 रेज टू पावर -10 पर ओहम मीटर होती है। ये रेंज बहुत अहम है। कंडक्टर्स इनकी कंडक्टिविटी 10 रेज टू पावर 7 पर ओहम मीटर होती है। और जो सेमीकंडक्टर्स इन बिटवीन होते हैं इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, यानी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ये बिहेव कर रहे होते हैं किसकी तरह, एज अ कंडक्टर, और कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ये बिहेव कर रहे होते हैं एज एन इंसुलेटर। उसके लिए हमारे पास 10 रेज टू पावर -6 टू 10 रेज टू पावर -4 पर ओहम मीटर। अब हमारे पास एक वेव मैकेनिकल मॉडल दिया गया इन्हें डिस्कस करने के लिए, दैट इज, और उस वेव मैकेनिकल मॉडल की बेस पे एक थ्योरी बनाई गई इसकी क्लासिफिकेशन के लिए, दैट इज नोन एज एनर्जी बैंड थ्योरी। अब एनर्जी बैंड थ्योरी है क्या, जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं किसी आइसोलेटेड एटम की बात करूं ना, आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम हो, तो उसमें एनर्जी लेवल्स होती है, ठीक है। और अगर मैं एक सॉलिड की फॉर्मेशन की बात करूं तो उसमें आइसोलेटेड एटम नहीं होता, उसमें एन एटम्स होते हैं, एक दूसरे को घेरा होता है। यानी अगर मैं एक एटम की बात करूं, ये सॉलिड में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये एक एटम अपने नेबरिंग एन एटम्स के जरिए असर है जो उस पर फोर्सेज लगा रहे हो। इसका मतलब है उस वक्त उसका जो एनर्जी लेवल होगा उस पे एन फोर्सेज लग रही होगी, जितने एटम्स पड़े हुए हैं वो उनके जरिए असर है, तो वो एन सब शेल्स में, सब लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। किसकी वजह से, उन एन एटम्स की फोर्सेस की वजह से। उन सब लेवल्स को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। और याद रखिएगा ये एनर्जी बैंड्स इतने करीब करीब होते हैं, ये होते तो डिस्क्रीट हैं लेकिन बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से हमें कॉन्टिन्यूस महसूस हो रहे होते हैं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का फर्क आप लोगों को पता होगा। अब इसी की बेस पे जब बैंड्स क्लासिफाई किए गए तो हमारे पास कुछ बैंड्स आए। कौन कौन से? सबसे पहले था दैट इज वैलेंस बैंड। ठीक है, अब वैलेंस बैंड क्या होता है? आपको पता है किसी भी एटम में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टे ही कहां पे कर सकते हैं? एनर्जी लेवल में। तो उस वैलेंस बैंड की जो एनर्जी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। याद रखिएगा वैलेंस बैंड क्या हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कंप्लीट फील्ड हो सकता है, कंप्लीट फील्ड, पार्शली फील्ड, नंबर 2 नेवर एम्प्टी, कभी भी खाली नहीं होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास क्या? कंडक्शन बैंड। अब जो कंडक्शन बैंड होता है ना, इस कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होती है वो वैलेंस बैंड की एनर्जी से ज्यादा होती है। ये बात याद रखिएगा, अबव द वैलेंस बैंड होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ सकता है? ये पार्शली फील्ड हो सकता है, और नंबर 2 ये
may or may not, may be empty, या it can be empty. ठीक है। नंबर 3 आ जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप ये डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल ई सी माइनस ई वी। वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, और यही एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, और याद रखिएगा ये जो आपके पास कंडक्शन बैंड होता है ना, इसे मैं इस तरह कह सकता हूं ज्यादा बेहतर अंदाज में, electrons in conduction band are responsible for conduction। कि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के। समझ आ गई बात की। उसके बाद आ जाते हैं कंप्लीट फील्ड बैंड। अब कंप्लीट फील्ड बैंड क्या होते हैं? बैंड्स energy bands below the valence band are called complete field bands। यानी ये ऐसे बैंड होते हैं कि इनकी एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ कंप्लीट फील्ड बैंड इज लेस देन एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। जब ये कंप्लीट फील्ड होते हैं, ठीक है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, मींस ये स्टेबल है, तो ये किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहे होते। दीज बैंड नेवर प्ले रोल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। कंडक्शन में ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इन बैंड्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन किसी भी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होते। ठीक है जी। अब ये तो मैंने एक तरह से आपको प्रॉपर्टीज बता दी कि ये क्या क्या हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो। अब इसी की बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे। सर ये वैलेंस बैंड एम्प्टी क्यों नहीं हो सकता? क्या? ये जो वैलेंस बैंड में आपने थर्ड वाला पॉइंट लिखा है ना, ये बता रहा हूँ। वैलेंस बैंड होता क्या है कि वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वैलेंस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो वो बैंड होता है या वो ऑर्बिट होगा। कंप्लीट फिलिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की बेस पे होती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं कहता हूँ जी हाइड्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है,
अगर वो हाइड्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट में से वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो क्या उसका वैलेंस ऑर्बिट रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है जब आप वैलेंस की बात करते हो तो आउटर मोस्ट, और आउटर मोस्ट कंप्लीट फील्ड हो सकता है वो नोबल गैसेस के केस में, पार्शली फील्ड भी हो सकता है। 8 होते हैं ना ऑक्टेट रूल फॉलो करने, 8 के अलावा कुछ भी हो। लेकिन अगर एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैलेंस ऑर्बिट ही नहीं है। और सर ये कंडक्शन बैंड का भी दूसरा पॉइंट बता दें। हाँ, कंडक्शन बैंड क्या होता है? इस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी होती है। ऐसा ही है, मैं कहता हूँ जी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इंसुलेटर के केस में ऐसा ही होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। इसका मतलब है कंडक्शन बैंड, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं ना, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ऑर्बिट स्टेबल हो गया। इसका मतलब है वहां से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता जो किसी कंडक्शन बैंड में जा सके, फ्री इलेक्ट्रॉन हो सके जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का बायस बन सके। सर नोबल गैसेस के तो कंडक्शन होंगे नहीं। क्या? नोबल गैसेस के कंडक्शन बैंड नहीं होंगे ना? उसके कंडक्शन बैंड सारों का होता है, लेकिन वो खाली होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। और फॉरबिडन एनर्जी इनफिनिटी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंसुलेटर के केस में ऐसा ही होता है कि एनर्जी गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे ओवरकम ही नहीं किया जा सकता। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये कर लीजिएगा जी नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे जरा देखिएगा कि इन्हीं की बेस पे हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और कंडक्टर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे? इंसुलेटर्स पे। जी इंसुलेटर्स क्या हैं? नंबर 1 प्रॉपर्टीज कौन सी आएंगी? नंबर 1 क्या आ जाएगा जी? कंप्लीट फील्ड वैलेंस बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, एंड नंबर 3 लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये वैल्यू दी हुई है शायद अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। इसका मतलब है कंप्लीट फील्ड वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और लार्ज एनर्जी गैप होता है, इतना ज्यादा होता है कि वैलेंस और कंडक्शन के बैंड के दरमियान गैप को ओवरकम नहीं किया जा सकता। यानी अगर इसकी बनाई जाए डायग्राम तो ऐसे बनती है, वैलेंस बैंड, this one conduction band, and that is large energy gap between valence and conduction, that is insulator. कंडक्टर्स की बात की जाए तो कंडक्टर्स में क्या होता है? हाँ जी, क्या कह सकते हैं? पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड, ओवरलैपिंग होती है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यानी कोई एनर्जी गैप नहीं होता। अगर मैं इसकी डायग्राम को ड्रा करूं, चले अगले कॉर्नर पे बना देता हूं। इस तरह की डायग्राम बनती है इसकी। वैलेंस बैंड,
कंडक्शन बैंड, ये ओवरलैपिंग होती है दोनों की, यानी कोई एनर्जी गैप नहीं होता इनके दरमियान। इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से वैलेंस से कंडक्शन में और कंडक्शन से वैलेंस में माइग्रेट करते रहते हैं। नंबर 3, सेमीकंडक्टर्स। क्या होगा? पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड, नंबर 2 partially filled कंडक्शन बैंड, और नंबर 3 स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये इतना कम होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ये प्रॉपर्टीज बन जाती है। इसकी डायग्राम ड्रॉ की जाए तो ये क्या होगा? वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये स्मॉल एनर्जी गैप होता है। इतना कम होता है कि इसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। अब सिचुएशन क्या होगी यहाँ पे कि जब हम लोग बात करते हैं ना, टेम्परेचर कम करते जाएंगे। मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो डुअल प्रॉपर्टीज रखते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर कंडीशन में एज एन इंसुलेटर भी बिहेव कर रहे होते हैं और पर्टिकुलर कंडीशन में एज अ कंडक्टर भी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल मोशन क्या होती जाती है? कम। और इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल मोशन कम होने का मतलब है कि इनकी मोशन रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है, बाउंड होते जाएंगे। और टेम्परेचर कम करते करते जैसे ही आप कहां पे पहुंचते हो? एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन पे होता है तो उस वक्त सेमीकंडक्टर क्या हो जाते हैं? नंबर 1, कंप्लीट फील्ड वैलेंस बैंड, नंबर 2 एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और नंबर 3 लार्ज एनर्जी गैप। अब ये किस कंडीशन पे होगा? सेमीकंडक्टर के साथ 0 केल्विन पे। और ये प्रॉपर्टीज तो प्योर इंसुलेटर की नहीं है। इसका मतलब है फिर मैं कह सकता हूं एट 0 केल्विन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और जर्मेनियम ये भी सेमीकंडक्टर है, बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव कर रहे होते हैं? परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। समझ आ गई बात की? हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रूम टेम्परेचर पे पहुंचते हो, रूम टेम्परेचर पे पहुंचने से क्या होता है कि इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कंडक्शन बैंड, यानी रूम टेम्परेचर पे आप कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहे होते हैं। कंडक्टर बिहेव करने का मतलब कि इनके वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई। इज इट क्लियर जी? अच्छा, इससे आगे टॉपिक है हमारे पास इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। थक तो नहीं गए आप लोग? जी, आवाज सुनाई दे रही है? पूछ रहा हूँ थक तो नहीं गए? अगर थक गए हो तो
बस करते हैं फिर, और अगर अभी हिम्मत है तो फिर जारी रखते हैं काम को। चलिए, यूनिट आपका वैसे ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन चूंकि आगे वाला जो टॉपिक है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट, उस इलेक्ट्रॉनिक के यूनिट के लिए आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग इस तरह कीजिएगा फिर कि इससे वेरी नेक्स्ट आर्टिकल जो है ना वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पढ़िएगा, और कल के लेक्चर में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करेंगे ना तो फिर साथ पहले उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आके लेके चलेंगे। चलें, आज वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को यहीं पे। आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है, एमसीक्यूज लाजमी इसके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग फिर कल देखेंगे। ठीक है जी, चले, इसके जो स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे वो ज़रा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है जी, ओके जी, फिर नाश्ता वगैरह करो आप लोग, बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे।